बायोस्टैटिक्स बायोमेट्री का ही टॉपिक है। पार्ट 2 में आपको पढ़ना है। हाँ, जगह पार्ट टू में पढ़ना है। और पार्ट 2 में हम लोगों को बायोमेट्री में बायोस्टैटिक्स एक टर्म है। हालांकि यह मैथमेटिकल टर्म है स्टैटिक्स, लेकिन उसको बायोलॉजी के सेक्शन में भी यूज किया जाता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टैटिक्स क्या होता है, ताकि आप कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि आया तो वहीं से है। तो स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स क्या होता है कि इट इज ए ब्रांच। यह ब्रांच है किसका? ब्रांच ऑफ एप्लाइड मैथमेटिक्स। एप्लाइड मैथमेटिक्स, एप्लाइड मैथमेटिक्स का ब्रांच है विच डील्स विथ द कलेक्शन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं डाटा को, क्लासिफिकेशन करते हैं मतलब वर्गीकृत करते हैं, फिर हम लोग एनालिसिस करते हैं, एंड उसके बाद इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाटा, डाटा के वैल्यू को समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, यह स्टैटिक्स है। द वर्ड, ये जो शब्द है, द वर्ड एस्थेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये लैटिन शब्द से मिलके बना हुआ है, जिसका मतलब होता है स्टेटस। इसका मतलब होता है स्टेटस का पॉलिटिकल स्टेट, पॉलिटिकल स्टेट और गवर्नमेंट। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है। तो कह रहा है कि स्टैटिक्स क्या है? यह एक अप्लाइड मैथमेटिक्स है विच डील्स विथ द कलेक्शंस, जिसमें हम लोग डाटा को इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन करते हैं, उसके बाद क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, ठीक, एक दूसरे को इंटरप्रेट करते हैं, जोड़ के देखते हैं। जो ये जो शब्द है स्टैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, यह एक लैटिन वर्ड से मिलके बना हुआ है स्टेटस, जिसका जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट और गवर्नमेंट। ठीक है, जिसका जो अर्थ होता है यह होता है पॉलिटिकल स्टेट, राजनीतिक तौर पे, या गवर्नमेंट, सरकार, एक चलाने के लिए एक ढांचा, एक रूपरेखा चाहिए आपके पास। तो यह स्टैटिक्स उसमें मदद करता है कि आपको किसी भी चीज को मैनेज करना है, तो आपके पास जो इंग्रेडिएंट्स है, जो चीजें हैं, उसको आप कैसे किस तरीके से हैंडल करते हैं, यह एक गुड गवर्नेंस के लिए स्टैटिक्स का होना जरूरी है। बायोलॉजी में भी बहुत ऐसी चीजें जिसके लिए गुड गवर्नेंस होना चाहिए। तो उस कंडीशन में स्टैटिक्स आपको मदद करता है और आप गुड गवर्नेंस कर पाते हैं। तो स्टैटिक्स अगर नहीं होता तो गुड गवर्निंग कैपेसिटी आपके अंदर नहीं होती। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये तो स्टैटिक्स हो गया, लेकिन स्टैटिक्स और कई बार अब इसके बाद जुड़ना है बायोस्टैटिक्स। इसी से अब आगे बन गया बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स, बायोस्टैटिक्स, ठीक है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं ये क्या है। बायो स्टैटिक्स इज ए branch of biological science which deals with the study and
methods of collection, उसके बाद presentation, analysis and interpretation। मतलब जितना बात स्टैटिक्स में था वो तो रहबे करेगा, उसमें एक नया चीज बायो जुड़ गया है, ऑफ डाटा ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च। अब ये शब्द का उपयोग बायोलॉजिकल रिसर्च में किया गया। अगर मेंडल के पास डाटा नहीं होता तो क्या मेंडल अपने रिसर्च को पूरा कर पाता या एग्जैक्ट फार्मूला दे पाता? तो यह इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मेंडल ने डाटा का प्रयोग करना शुरू किया, डाटा को समझना शुरू किया। इसलिए आज दुनिया के पास मेंडल का नाम जाता है, बाकी लोगों का नाम नहीं है। नहीं तो मनोज का नाम रहता, संजीव का नाम रहता। आवाज प्रॉपर है सबके पास? आवाज है? ओके, चलिए, तो ये हम लोग देख रहे हैं बायोस्टैटिक्स में इतना बात देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी में हो गया है तो यस कीजिएगा। तीन गो कौन नवाब है जो नहीं आया है? चलिए, 15 तक लॉकडाउन हो गया है, इसलिए लॉकडाउन जब खुले से पहले हम लोग का ये पूरा तैयार रहेगा और इसके अलावा नया चीज भी हम लोग पढ़ लेंगे, तो समय से पहले हम लोग का सब कुछ तैयार हो जाएगा। केवल रिवाइज का झंझट रह जाएगा, तो उसके लिए तो दिखते नहीं है। स्टैटिक्स क्या है फिर से समझ लीजिए एक बार। कह रहा है कि इट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। यह गणित का एक ब्रांच है, शाखा है। ऐसा नहीं है कि केवल शाखा है, अप्लाइड बोल दिया गया, मतलब क्या, इसका यूज है, क्योंकि यूज ही इसका ये है। ये नहीं कि पढ़ने के लिए स्टैटिक्स है, यूज के लिए ये स्टैटिक्स है। विच डील्स विथ द कलेक्शन, जिसमें हम लोग इकट्ठा करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या होगा, एनालाइज करते हैं कैसे इतना कम आया, ज्यादा आया, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, डाटा के बीच में खेल करते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को जोड़कर। द वर्ड स्टैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, यह एक लैटिन शब्द से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेट और गवर्नेंस। जैसे आप देखते होइएगा कि ममता बनर्जी का सीट हार रही थी या जीत रही थी और बीजेपी हार रहा था, तो उस कंडीशन में देखते होइएगा कि एक ग्राफ बना के दिखाता है कि पिछले साल ही था, इस साल ही है। जैसे आईपीएल रद्द हो गया तो उसमें देखते होइएगा कि इतना आपका वैल्यू था, इतना कम हो गया, इतना बढ़ रहा है, पिछले साल क्या था। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, एगो टीम जीत गया, दूसरा टीम लाइनिंग लेके जा रहा है ऊपर। तो ये जो चीजें हैं ये स्टैटिकल एनालिसिस ही है, पूरा का पूरा स्टैटिक्स है। ठीक है, एक अच्छा गवर्नेंस के लिए आपके पास स्टैटिक्स का होना जरूरी है। आप अगर किसी क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके अंदर स्टैटिक्स होना चाहिए, तब आप एक तरीके से अपने चीजों को मेंटेन करके रख सकते हैं। बायोस्टैटिक्स क्या करता है, अब यही चीज को अप्लाइड बायोलॉजी के सेक्टर में किया जाने लगा ताकि आप एक्यूरेसी मेंटेन कर पाए। तो बायोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, यह अब बायोलॉजिकल साइंस हो गया, पहले स्टैटिक्स मैथमेटिकल साइंस था।
अब इसको यूज करके बायोलॉजी में भी लाया गया एक्यूरेसी के लिए, सटीक जानकारियों के लिए, सटीक चीजों को एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है, विच डील्स विद द स्टडी एंड मेथड ऑफ कलेक्शन, जिसमें सारा चीज वही है, कलेक्शन है, प्रेजेंटेशन है, एनालिसिस है, ठीक है। लेकिन और इससे फायदा क्या हो गया कि बायोलॉजिकल रिसर्च में इसका बेनिफिट हो गया कि अब इसका उपयोग करके, पहले पॉलिटिकल में हो रहा था, अब इसका उपयोग बायोलॉजिकल रिसर्च के सेक्शन में होने लगा। चलिए हो गया है तो आगे बढ़े। नेटवर्क थोड़ा बहुत स्लो कम बेस होते रहता है, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, नेटवर्क धोखा देते रहता है ऐसा ही। अच्छा अभी फिगर आ रहा है ठीक से? कोई आदमी बोलिए तो, पिक्चर आ रहा है? जिसका माइक खराब हो ना बोले। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हो गया है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च, वहां से आगे बढ़ेंगे। बायोलॉजिकल रिसर्च के बाद आगे बढ़ते हैं। बायो बायो स्टैटिक्स, बायोस्टैटिक्स is also called as बायोमेट्रीज, इसको बायोस्टैटिक्स को ही बायोमेट्रीज कहते हैं, सिंस इट involves many measurement measurements and calculation कैलकुलेशन के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है इन बायोस्टैटिक्स द statistical method are applied to solve biological प्रॉब्लम्स। इसके माध्यम से हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोस्टैटिक्स इज necessary for the study of biology, particularly doing research in biological science. The statistics will
हेल्प द बायोलॉजिस्ट टू, बायोलॉजिस्ट को किस किस काम में ये मदद करेगा स्टैटिक्स? तो पहला हो गया अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ वेरिएबिलिटी, एक काम में। दूसरा काम है हेल्प्स इन ड्राइविंग जनरल लॉ फ्रॉम स्मॉल सैंपल्स, स्मॉल सैंपल्स को समझने के लिए मदद करेगा। कहाँ रहते हैं संजीव बाबू? चलिए, तो ये हो गया बायोमेट्री क्या है, बायोस्टैटिक्स क्या है। बायोमेट्री ही बायोस्टैटिक्स है और बायोस्टैटिक्स ही बायोमेट्री है। दोनों शब्द एक ही चीज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहले यही पढ़ना था, क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से बदल दिए हैं। बाकी हम लोग ये मैथमेटिकल टर्म पढ़ना शुरू कर दिए, लिखने की वजह से हमने वो कर दिया था, लेकिन फिर अब मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। बायोस्टैटिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड ए बायोमेट्री, बायोस्टैटिक्स ही बायोमेट्री है, सिंस इट इन्वॉल्व मैनी मेजरमेंट्स, जिसका प्रयोग कई चीजों को मापने के लिए किया जाता है, एंड कैलकुलेशन, कैलकुलेट करने के लिए। इट इट बायोस्टैटिक्स द स्टैटिकल मेथड आर अप्लाइड, इसमें मैथमेटिक्स में जो टर्म अप्लाई होता है वही चीज अप्लाइड होते हैं टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, आप अपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हम बेसिक चीजों को समझ सके। बायोस्टैटिक्स इज नेसेसरी, बायोस्टैटिक्स जरूरी होता है फॉर द स्टडी ऑफ बायोलॉजी के, ठीक है, बायोलॉजी के स्टडी करने के लिए, पार्टिकुलरली डूइंग रिसर्च, जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तब आपको जरूरी होता है इन चीजों को। सर नेट स्लो है, नहीं दिख रहा है कुछ भी। कौन है? सोनी कुमारी, ठीक है, कोई बात नहीं है, ओके। नेट स्लो है लेकिन आवाज आना नहीं बंद होगा, ये बात समझ लीजिए। आवाज आना बंद नहीं होगा, नेट भले ही स्लो हो जाए, ठीक है। फॉर द स्टडी ऑफ बायोलॉजी, पार्टिकुलरली डूइंग रिसर्च इन बायोलॉजी साइंस, ठीक है, एक रिसर्च को समझने के लिए बायोस्टैटिक्स की जरूरत होती है। द स्टैटिक्स विल हेल्प द बायोलॉजिस्ट, ठीक है। पहला चीज हो गया कि अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है, नेचर जो बदल रहा है, स्वरूप जो नेचर के बदल रहे हैं, इस चीज को समझने के लिए आपको बायोस्टैटिक्स ही मदद करेगा। दूसरा, हेल्प इन ड्राइविंग जनरल लॉ फ्रॉम स्मॉल सैंपल्स, स्मॉल सैंपल्स, छोटे छोटे सैंपल्स को समझने में बायोस्टैटिक्स मदद करता है, या बायोस्टैटिक्स का मदद ली जाती है, ठीक है। यहां तक अगर हो गया है तो ओके कीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि कुछ व्यक्ति जो इसको डिस्कवर किया, कैसे कब क्या हुआ, उसकी के बारे में देखना है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है फ्रांसिस गेल्टन। फ्रांसिस गेल्टन इज called as the father of
बायो स्टैटिक्स, इनको हम लोग बायोस्टैटिक्स के फादर के नाम से जानते हैं। ही क्रिएटेड द स्टैटिकल कंसेप्ट कोरिलेशन, ठीक है। सर गेल्टन फॉर द फर्स्ट टाइम used statistical tools to study differences among human population, among human population. He also invented the use of questionnaires and questionnaires है QUESTIONNARIS, questionnaires and survey for collecting data और ह्यूमन कम्युनिटीज, ठीक है। ये जो साहब है फ्रांसिस गेल्टन साहब, इन्होंने इज द फादर ऑफ बायोस्टैटिक्स, इनको बायोस्टैटिक्स के पिता के नाम से जानते हैं। ही क्रिएटेड द स्टैटिकल कंसेप्ट, इन्होंने ही बायोलॉजी के साथ इस तरह के क्रिटिकल कंसेप्ट को जोड़ने का काम किया या क्रिटिकल कंसेप्ट को जोड़ दिए। सर गेल्टन फॉर द फर्स्ट टाइम यूज स्टैटिक्स टूल्स, इन्होंने सबसे पहले स्टैटिकल टर्म्स का यूज किया, उपयोग किया। स्टैटिक डिफरेंसेज, मतलब जो डिफरेंसेज होता है, जो अलग अलग आता है, एमोंग ह्यूमन पॉपुलेशन, आबादी के बीच में। ही ऑल्सो इन्वेंटेड द यूज ऑफ क्वेश्चनरीज, इन्होंने कई तरह के क्वेश्चन को इकट्ठा किए और उस पर सर्वे करने का काम किए, उस पर जांच पड़ताल करने का काम किए। एंड फॉर कलेक्टिंग डाटा ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी, ठीक है, आदमियों के लिए इन्होंने कम्युनिटी के लिए सर्वे करके और कुछ चीजों को देने का काम किया। चलिए अब आगे देखते हैं एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशन ऑफ बायोस्टैटिक्स। एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन बायोस्टैटिक्स। एप्लीकेशन का मतलब हो गया अप्लाइड करना और लिमिटेशन का मतलब हो गया दायरा, इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है और इसका लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिट कितनी है, कितनी एरिया तक ये कवर कर सकता है। द टर्म बायोमेट्री, जो शब्द बायोमेट्री है, इसको बताने का काम, चूंकि बायोस्टैटिक्स नाम था लेकिन बाद में कहा गया कि वही चीज बायोमेट्री है, तो इसको इंट्रोड्यूस करने का काम एक व्यक्ति ने किए जिनका नाम था वाल्टर वेल्डॉन। वाल्टर वेल्डॉन, ठीक है। इनको हम लोग फादर ऑफ बायोमेट्रीज कहते हैं। तो अब दो बात हो गया, एक हो गया बायोस्टैटिक्स, एक हो गया बायोमेट्री। हालांकि दोनों चीज सेम ही है, लेकिन बायोस्टैटिक्स के लिए पहले आए हैं फ्रांसिस गेल्टन और बायोमेट्री के लिए जो आए हैं वो आए हैं वाल्टर वेल्डॉन। इनको बायोमेट्री का फादर बोलते हैं, शब्द बदल गया है, मतलब वही है, ठीक है। तो बायोमेट्री का फादर इन्हीं को कहा जाता है। इन्होंने वो तो उतना तक खोज करके छोड़ दिया कि हाँ इसका प्रयोग आप कर सकते हैं पॉपुलेशन के लिए, सर्वे के लिए, क्वेश्चनरीज के लिए, ये सब चीज के लिए कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने वाल्टर वेल्डॉन साहब ने बायोमेट्री का प्रयोग, ठीक है, दो चीजों को कैटेगराइज करके करने का काम किए।
एक हो गया प्योर स्टैटिक्स और एक हो गया अप्लाइड स्टैटिक्स। प्योर स्टैटिक्स और अप्लाइड स्टैटिक्स, इसी पे हम लोग बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर हो गया है तो ओके कीजिएगा। कंचन लिखती हो कि स्क्रीनशॉट मारती हो? चंदन को अभी तक नहीं हुआ। क्या चंदन बहुत स्लो हो गए हैं, तेजी से लिखिए। घर पर है कि यहाँ है? आरती नेहा आईपीएस को ज्वाइन कराओ कहियो। घरे में आलू सब्जी प्याज के साथ आईपीएस बनाई हुई है। घर पर ही सर, ठीक है तो तेजी में लिखिएगा ना। अब तो खाना मिल रहा है घर पे बनल बनायल। और देखिए क्लास कभी किसी दिन छूट जाए तो हमसे लिंक मांग लीजिए, भेज देंगे। रिकॉर्डेड क्लास रहता है, वो देख लीजिएगा। ऐसे भी शाम तक हम छोड़ ही देते हैं, शाम तक जिनको देखना होता है देख ही लीजिए। उसमें क्या होता है कि कभी कट जाएगा, कभी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, ये सब लफड़ा हो जाता है। रिकॉर्डेड क्लास से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है जिनको अब नेटवर्क नहीं रहता है, कभी कभी पूरा तो चाहिएगा तो नेटवर्कों को घेर लीजिएगा, नहीं चाहिएगा तो नेटवर्क घेरले घेराल रहेगा कि हाँ अबे नहीं करता। चलिए बढ़े चंदन। ओके, तो ये था बायोस्टैटिक्स और बायोमेट्री। बायोमेट्री का फादर और बायोस्टैटिक्स के फादर, दोनों का यूज अलग अलग जगह पर है। अब हम लोग देखते हैं कि जो वाल्टर बेल्डॉन साहब आए बायोमेट्री को लेकर, ठीक है, चूंकि बायोस्टैटिक्स का तो दायरा उतना ही तक था, लेकिन बायोमेट्री का दायरा बड़ा है और इन्होंने क्लासिफाई कर दिया उस चीज को। तो कह रहा है स्टैटिक्स इज क्लासिफाइड क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला है प्योर एस्थेटिक्स और दूसरा है अप्लाइड एस्थेटिक्स। प्योर एस्थेटिक्स और अप्लाइड एस्थेटिक्स। पहले हम लोग देखते हैं प्योर एस्थेटिक्स को। ये क्या है? इट इज द बेसिक एस्थेटिक्स, ये शुरुआती दौर का एस्थेटिक्स है। द प्योर एस्थेटिक्स इज, ध्यान रहे कि जो पढ़ रहे हैं वो कॉपी बेचना नहीं है, क्योंकि पिछला साल आप लोग कॉपी बेचे थे। फर्दर क्लासिफाइड, लॉकडाउन खत्म और कॉपी बेच के जो है सन पापड़ी खाना शुरू कर देते हैं, वो नहीं कीजिएगा इस बार, बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं। क्लासिफाइड इनटू 4 सब कैटेगरीज। तो प्योर एस्थेटिक्स क्या है? एक बेसिक एस्थेटिक्स है जिसका प्रयोग जो है 4 सब कैटेगरी में किया गया है। और टाइम भी नहीं है आपके पास कि कॉपी बेचिएगा, लेकिन कॉपी तो एक ही दिन आएगा, कॉपी वाला कहेगा कॉपी से प्याज बदलवा, तो बस कॉपी से प्याज बदल के प्याज खा लेगा, इसे नहीं करना है। चंदन, ये नहीं, जो पढ़ लिए हैं सो पढ़ लिए, वही पढ़ रहेगा, वही वही रिवाइज करा देंगे।
पूछेंगे कि फिर निकालिए नोट सब, तो वही निकालना है। ये नहीं कि अब घर से निकलते वक्त प्याज वाला आया, कॉपी बेच के मुर्गा बना दिए प्याज खरीद के। तो ये चीज हो गया। द प्योर स्टैटिक्स इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 सब कैटेगरीज। इसको 4 सब कैटेगरी में बांटा गया है। पहला डिस्क्रिप्टिव एस्थेटिक्स, दूसरा है एनालिटिकल एस्थेटिक्स, तीसरा है इंडक्टिव एस्थेटिक्स, चौथा है इन्फेरेंशियल एस्थेटिक्स। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्योर एस्थेटिक्स के 4 सब कैटेगरीज में बटा हुआ है। अब प्योर एस्थेटिक्स काम कैसे करता है इसको देख लेते हैं। 3 से 4 को पॉइंट में कम से कम इसको देख लेते हैं, प्योर एस्थेटिक्स कैसे काम करता है और इसके अंदर क्या क्या चीज आता है। मीन मीडियन मोड ये सब आता है, तो इसमें प्योर वाला में आ जाता है। फिर एनालिसिस, फिर एनालिटिकल एस्थेटिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि प्योर एस्थेटिक्स जो हो गया और एक अप्लाइड एस्थेटिक्स हो गया। प्योर एस्थेटिक्स को कितने भागों में बांटे? 4 भागों में बांट दिए। एक डिस्क्रिप्टिव एस्थेटिक्स, दूसरा एनालिटिकल एस्थेटिक्स, तीसरा इंडक्टिव एस्थेटिक्स और चौथा इंटरफेसियल एस्थेटिक्स। ठीक है, तो प्योर एस्थेटिक्स इसको डील नहीं करना है, केवल नाम समझना है। और इस एस्थेटिक्स का क्या यूज है और कैसे काम करता है इसको देखते हैं। ऐसा कहिएगा तो इसको डिफाइन भी कर दें। एनालिटिकल, ठीक है, डिफाइन भी हो सकता है, कर देते हैं। बी ए कहा गया। चलिए इसी को डिफाइन करते हैं एक एक करके। हो गया है, बढ़े आगे। ओके, चलो तो पहला लिख ही लो तब। पहला है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव एस्थेटिक्स क्या कहता है? दीज आर द statistical tools are analysis which describe। अर्चना ये कहाँ रहती है प्रियंका? मोबाइलो खरीद लिया अब तो पढ़ सकती है। एंड घर पे सुरक्षित रह रही है? नहीं, उसको तो मैसेज हम कल किए थे, लेकिन फीचर्स ऑफ द डाटा, बैठ के फिल्म देख रही होगी, डाटा का उपयोग पढ़ने में नहीं करेगी। अच्छा, भोज खा रही है, अच्छा। देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में के बारे में क्या कह रहा है, 2-3 पॉइंट इसमें और देखेंगे। दीज आर द स्टैटिकल टूल्स, यह स्टैटिक्स का ही एक टूल्स है। टूल्स मतलब क्या होता है? एक औजार कहिए, एक रूप, एक उपयोग करने की तरीका समझ लीजिए। जैसे हम लोग का कलम हो गया, मार्कर हो गया, ये सब टूल्स हो गया। उसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स क्या है? एक तरह का स्टैटिक्स का ही टूल्स है, जिसमें हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, किसी चीज को व्याख्यात करते हैं, समराइज करते हैं। ठीक है, और उसके फीचर्स को जानते हैं। मतलब सब कुछ इसके लिए डाटा ही होता है, और डाटा के माध्यम से ही आप अपने बातों को बयां करते हैं या बताने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में कौन आता है? मीन मीडियन मोड जो है इसी के है। इसके अलावा रेंज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन है, ये सारा चीज इसी का एग्जाम्पल में आता है। एक और पॉइंट लिखाएगा, अगर हो गया है तो ओके कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। ध्यान रहे कि हम प्योर एस्थेटिक्स पढ़ रहे हैं। प्योर एस्थेटिक्स के 4 टाइप है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव के बारे में क्या कह रहा है? ये एक टूल्स है
जिसमें एनालिसिस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, समराइज करते हैं, किसको? तो डाटा को। अब इसमें क्या क्या आएगा, एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें कौन कौन चीज आएगा? मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन और मोड। मेजर ऑफ डिस्पर्सन, इसमें क्या क्या चाहिए आएगा? रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, और क्या आ जाएगा? मीन डेविएशन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, डेविएशन ईटीसी। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, सेकेंड लास्ट, सॉरी, दो हो गए इसमें। द डिस्क्रिप्टिव statics explain the characteristics of data, characteristics of data। ठीक है, इसमें डाटा के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं। लास्ट पॉइंट, दे रिड्यूस द complexities of the data into, ये कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपल में कन्वर्ट करता है, into simple and logical समराइज, व्यवस्थित कर देता है। ठीक है, रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी, जितना भी जटिलता आपको नजर आता है उसको ये सिंपल करने का काम करता है, इसलिए इसको कहा गया है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, जो कि पहला पॉइंट था और ये हम लोग का समाप्त हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं एनालिटिकल स्टैटिक्स। दूसरा जो टाइप है वह है एनालिटिकल स्टैटिक्स। दूसरा मतलब बी करके लिखे थे, ए बी करके लिखे थे, तो बी ए करके लिख सकते हैं। एक दो करके लिखे थे कि ए बी करके? ए बी करके। अच्छा, एक दो, तो दो हो गया। दो का नाम क्या है? एनालिटिकल स्टैटिक्स। ठीक है, एनालिटिकल स्टैटिक्स को देख रहे हैं हम लोग, क्या कह रहा है इसमें? दीज आर द स्टैटिकल tools and analysis which describe and summarized। एक मिनट रुक जाइएगा। these are the statistical which these are the statistical deals with in tools of statisticals। एक मिनट रुक जाइएगा। these are the statisticals deals with
all tools in the statics used to compare different variables। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, एनालिटिकल statistics helps to establish functional relationship between variables। मतलब डाटा का वेरिएबिलिटी। एग्जाम्पल, इसमें कौन कौन चीज आएगा, आगे हम लोग को पढ़ना था इसमें कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये पढ़ना है। हम लोग अभी पढ़े नहीं है क्योंकि पहला ही पॉइंट। तो इसमें ये चीज देखना है। एनालिटिकल स्टैटिक्स क्या कह रहा है, दीज आर द स्टैटिक्स डील्स विथ ऑल टूल्स इन द स्टैटिक्स, जितने भी स्टैटिक्स में अप्लाइड होते हैं टूल्स, जितने भी चीजें स्टैटिक्स में अप्लाइड होते हैं, यूज टू कंपेयर डिफरेंट वेरिएबल, दो अलग अलग चीजों की वेरिएबिलिटी को कंपेयर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एनालिटिकल स्टैटिक्स हेल्प्स टू एस्टेब्लिश, एनालिटिकल जो होता है इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं कौन सा फंक्शनल रिलेशनशिप, किसी भी डाटा का जो फंक्शनल गुण होता है उसको ये कर सकते हैं। वेरिएबल्स डाटा की वेरिएबिलिटी को ये कर सकते हैं, डाटा अगर बदल रहा है, एक दिशा नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो ये चीज कर सकते हैं। इसके लिए दो चीज आता है, कोरिलेशन और रिग्रेशन। तो ये किसमें है, तो एनालिटिकल स्टैटिक्स के अंतर्गत आता है। ये दो पॉइंट आपका हो गया। कौन कौन चीज, तो पहला हो गया डिस्क्रिप्टिव और दूसरा हो गया एनालिटिकल। पहले वाला में क्या था, तो पहले वाला में आपको आता था स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, उधर था इसके अलावा मीन मीडियन मोड है, वो चीज आता था। तो वो था पहले वाले में, और ये एनालिटिकल में हम लोग दूसरा वाला को देख रहे हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं और हम लोग को देखना है तीसरा वाला जिसका नाम है इंडक्टिव स्टैटिक्स। अगर हो गया है तो यस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है इंडक्टिव स्टैटिक्स। तीसरा है इंडक्टिव स्टैटिक्स। क्या क्या बातें इसमें, इंडक्टिव स्टैटिक्स is the use of statistical tools to generate conclusions on the basis of random observation। ठीक है, रैंडम किसी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, हम लोग इंडक्टिव स्टैटिक्स का प्रयोग करते हैं। अचानक आपको ये करना है तो उस कंडीशन में इसको किया जाता है। इसके लिए कोई एग्जांपल है नहीं,
चौथा आता है जिसका नाम है इनफेरेंशियल एस्थेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं इसको। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ statistical theories to analyze the research problems। ठीक है, जितने भी रिसर्च होते हैं या थ्योरी दिया जाता है उसको एनालाइज करना या उस प्रॉब्लम पे को ये करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। इसी में अगला पॉइंट, इट इंक्लूड्स वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। इसका जो कैलकुलेशन होता है थोड़ा सा जटिल होता है। कैलकुलेशन, एनालिसिस एंड कंपैरिजंस। तो ये हो गया। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो कौन है? इंडेक्स नंबर। तरीका होगा कोई निकालने का, स्टैटिकल क्वांटिटी कंट्रोल, और लास्ट वाइटल स्टैटिक्स। ये सारे चीजें हैं जो इन्फेरेंस स्टैटिक्स में आता है। क्या कहता है ये देखते हैं। कह रहा है इंडक्टिव में, पहले देख लेते हैं। इंडक्टिव स्टैटिक्स इज यूज ऑफ स्टैटिकल टूल्स। इसमें स्टैटिकल टूल्स का प्रयोग किया जाता है टू जनरेट कंक्लूजन। हम जिस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं उस निष्कर्ष को बेहतर करने के लिए, बेहतर कंक्लूजन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये इंडक्टिव स्टैटिक्स का यूज किया जाता है। कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम ऑब्जर्वेशन। अगर मान लीजिए हम तुरंत किसी चीज को ऑब्जर्व कर लिए तो उस ऑब्जर्व किए हुए चीजों को रैंडमली, अचानक में, रैंडम मतलब तो अचानक, तो अचानक में उसको हम लोग एक अच्छा निष्कर्ष तक पहुंचे। जैसे मान लीजिए कि यहीं पे क्लास खत्म हो गया। अब क्लास खत्म हो गया तो हमको एक रैंडम कंक्लूजन निकालना है कि क्या हुआ क्लास में। तो हम कहेंगे कि इस क्लास में हम लोगों ने बायोस्टैटिक्स को पढ़ने की कोशिश की है, जिसमें बायोस्टैटिक्स और बायोमेट्री के बातों को समझे, इसके 4 टाइप को समझे। दो टाइप है, और दूसरे और पहले वाला प्योर वाले का 4 टाइप। बस हो गया कि रैंडम कंक्लूजन हो। अब इस कंक्लूजन में कुछ अच्छा करने के लिए कि हाँ ये इस कंक्लूजन को कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कीजिए, तो कहेंगे कि जिस तरह से मैथ में पढ़ते हैं स्टैटिक्स, उसी तरह से बायोलॉजी में पढ़ते हैं बायोस्टैटिक्स। बाद में बायोस्टैटिक्स को हम लोग बायोमेट्री कह दिए, और बायोमेट्री को हम लोग जो है टाइप में, 2 टाइप में देख लिए। 2 टाइप में क्या था? तो एक बोले कि एक जो होता है वो होता है प्योर स्टैटिक्स और दूसरा होता है अप्लाइड स्टैटिक्स। प्योर स्टैटिक्स को पढ़ने की कोशिश की, इसमें 4 टाइप को पढ़े हैं। कौन कौन? तो पहला कह देंगे डिस्क्रिप्टिव, एनालिसिस, इंडक्टिव और इंटरफेरेंस। पहले वाले कहेंगे कि इसमें हम लोग मीन मीडियन मोड या ये सब चीजों को देखते हैं। दूसरे वाले में हम लोग कह देंगे कि इसमें जो हम लोग कोरिलेशन या रिग्रेशन को देखते हैं। तीसरे वाला में रैंडम होता है इसलिए नहीं पता चलता है। चौथा वाला में कहेंगे कि इसमें हम लोग इंडेक्स नंबर है। तो ये क्या होगा? एक कंक्लूजन को एक मोटा मोटी तौर पे करने के लिए थोड़ा बृहद पैमाने पर मिला जुला के कह दिए। तो यही चीज होता है कि इस कंक्लूजन को रैंडम आपको बताना हो तो आपको यह इंडक्टिव स्टैटिक्स का यूज किया जाता है। चौथा पॉइंट अब है इंटरफेरेंशियल स्टैटिक्स। इट इज द एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिक्स थ्योरीज। यह मेनली स्टैटिक्स के थ्योरी पर काम करता है टू एनालाइज द रिसर्च। जो रिसर्च होते हैं, खोज होते हैं, उसको एनालिसिस करता है, उस पर ये करता है, उसके प्रॉब्लम को देखता है। इट इंक्लूड्स वेरी कॉम्प्लेक्स कंक्लूजन। ठीक है, लेकिन इसका कंक्लूजन, सर एक क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन बोलो। इस एग्जाम में पूछेगा कि आप जो है भोज किए हैं और भोज में क्या क्या सब्जी खिलाइएगा, उसी को टॉपिक क्या है?
इंट्रोडक्शन ऑफ बायोस्टैटिक्स, सीधे पूछ देगा, इतने क्वेश्चन पूछेगा। जैसे सिलेबस में क्या लिखा है, बायो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोस्टैटिक्स या बायोस्टैटिक्स अगर दे दिया, बस इतने पूछेगा कि बायोस्टैटिक्स क्या है। थोड़ी पूछेगा कि बायोस्टैटिक्स के प्रकार एवं उसके कार्यों का व्याख्या अपने शब्दों में करे, ऐसा नहीं करेगा। सीधे कहेगा राइट अबाउट बायोस्टैटिक्स, डिफाइन बायोस्टैटिक्स। तो तुमको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन लिखना है तब एक पन्ना में लिख के निकल जाओ, ठीक है। ये थोड़ी पूछेगा कि टाइप्स बताइए इसका, ये कीजिए, कुछ नहीं। तुमको जितना पन्ना में हम लेके जा रहे हैं या जो चीज एक्चुअल है वही चीज बता रहे हैं, ठीक है। जैसे सिलेबस में क्या दिया है कि इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस अबाउट बायोस्टैटिक्स, बस हो गया। बायोस्टैटिक्स पूछ दिया खाली तो तुमको सारा कुछ खर कंदान सब बताना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें रोल ऑफ बायोस्टैटिक्स करके पूछ दे, सिग्निफिकेंस ऑफ बायोस्टैटिक्स करके पूछ दे, जे पूछे, लेकिन पूछेगा यही। और लिखना आपको इतने बात है, हाँ इतना ही लिखना है। इतना तो अभी तो कम ही हुआ, अभी 2 दिन और पढ़ोगे तब खत्म होगा, ठीक है। इसमें सवाल नहीं देगा कि हाँ बायोस्टैटिक्स में कौन कौन थ्योरी अप्लाइड होता है, उसके ऊपर सवाल हम देते हैं, उसको बनाइए, ऐसा नहीं पूछेगा। तीसरा है इंटरफेरेंशियल, और कुछ पूछना है? इंटरफेरेंशियल स्टैटिक्स, इट इज अप्लाइड स्टैटिकल थ्योरी, या एक अप्लाइड किया हुआ इंटर स्टैटिक्स होता है। इट इंक्लूड वेरी कॉम्प्लेक्स कंक्लूजन। पहले वाला का कंक्लूजन थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के था, इसमें सीधे कॉम्प्लेक्स कंक्लूजन है, क्योंकि इसका डाटा ऑब्जर्व करने के लिए आपको पूरा थ्योरी जानना होगा। इसी को इंडेक्स नंबर या स्टैटिकल क्वांटिटी थ्योरी या वाइटल स्टैटिकल इस सब के नाम से जानते हैं। और किन्हीं का क्वेश्चन है कुछ? बोलो निशु, क्वेश्चन है क्या? कैसे क्वेश्चन पूछेगा? हाँ सिलेबस में क्या पूछा हुआ है? सिलेबस लेके बैठे हो? सिलेबस में पूछा हुआ है, हम बताते हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिक्स। अब कहेंगे कि इंट्रोडक्शन टू कोनो गांव का मधुबनी, तो मधुबनी में क्या है, मधुबनी में कौन सब चीज पड़ता है, मधुबनी में हम रहते हैं, हमारे घर के बगल में क्या है, मधुबनी का कौन चीज फेमस है, मधुबनी में कितना आदमी कोरोना से मर गया है, कितना आदमी बीमार है, ये सारा बात ना बोलो। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या, पूरा परिचय आप दीजिए कि आप पढ़े लिखे हैं, कौन कॉलेज में पढ़ते हैं, बस वही चीज हो गया। कि बायोस्टैटिक्स जब पढ़ रहे हैं तो उसके सारे चीजों को बताना होगा। तो अभी तो हम लोग केवल एक ही चीज देखे हैं, क्या देखे हैं कि बायोस्टैटिक्स को कितने भागों में क्लासिफाई किए हैं। तो 2 हो गया, प्योर और अप्लाइड, जिसमें प्योर के 4 टाइप को देख लिए हैं, देख लिया ना। अब आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है अप्लाइड को दिए नहीं, रिसर्च में बायो, अच्छा रिसर्च में उसका अप्लाइड भी हो जाएगा। तो अगला जो टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोस्टैटिक्स, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, 10 पॉइंट इसमें है, और क्लासिफिकेशन में 4-5 पॉइंट है। अभी कितना पेज हुआ है? कितना पेज हुआ है चंदा? 3 पेज हुआ है, कल खत्म हो जाएगा। तब कल, तब उतना लेके नहीं जाएंगे, 3 कल है। कल हम लोग क्लासिफिकेशन देख के इस टॉपिक को खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग कल, तब तक आप रिवाइज कीजिए, और टेस्ट का तैयारी के लिए रिवाइज कीजिए। एक दिन टेस्ट का भी तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है। टेस्ट के लिए पहले एक दिन पढ़ा देंगे, अगले दिन आपको लिख के भेजना होगा, या हम, हाँ उसी तरह से कुछ करेंगे। चलिए मिलते हैं कल क्लास में 6 बजे से।